हेलो एवरीवन। आज हम सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखेंगे और साथ साथ में हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सबसे पहले फ्लेमिंग ने दी थी और फ्लेमिंग के साथ साथ कॉलिकर ने 1882 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स है और ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स इन्होंने सिट्रेटेड मसल्स में देखा और इन्होंने इससे क्या कहा? बायोप्लास्ट भी कहा। बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की जो टर्म है वो कॉइन की सी बेंडा ने, और सी बेंडा ने 1889 में टर्म माइटोकॉन्ड्रिया को कॉइन किया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो ये ग्रीक वर्ड माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल है। बेसिकली ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है। और ये ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली जो है ये एरोबिक सेल ऑफ हायर प्लांट्स में मतलब एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए इन्वॉल्व है और एनिमल्स में भी एरोबिक रेस्पिरेशंस के लिए इन्वॉल्व है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना। एंड आल्सो ऑफ सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, जैसे ये एल्गी में पाया जाएगा, फंजाई में पाया जाएगा और ये प्रोटोजोन्स में भी पाया जाता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एब्सेंट किस किस में होता है? तो एब्सेंट ये बैक्टीरियल सेल में होता है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। इसके साथ साथ इसमें एक स्पेसिफिक डीएनए भी होता है और ये स्पेसिफिक डीएनए जो है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं और ये राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ना अगर हम साइज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो एक माइटोकॉन्ड्रियन की साइज़ जो है वो वेरी कर सकती है। 0.5 माइक्रोन मीटर टू 2.0 माइक्रोन मीटर इनकी साइज़ वेरी कर सकती है और ये विजिबल नहीं होता हमें लाइट माइक्रोस्कोप से। माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्लियरली विजिबल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब इसका नंबर जो है ये वेरी कर सकता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, जैसे अगर हम एमोबा की बात करें तो एमोबा में 50,000 माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं। ऐसे अगर हम सी ऑर्चिन की बात करेंगे तो 1,40,000 से लेकर 1,50,000 तक होते हैं। ऐसे अगर हम ऊ साइट्स ऑफ एम्फीबियन के ऊ साइट्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। नाउ अगर हम शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो शेप कैसा है? मैंने पहले भी बताया आपको, ये फिलामेंटस है या ग्रेनुलर इन शेप का होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली होता है। दे मे बी राउंड शेप, इसके अलावा इसका राउंड शेप हो सकता है, क्लब शेप हो सकता है, रिंग शेप हो सकता है या राउंडेड हो सकता है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, स्ट्रक्चर इसका हम इसके बाद पढ़ेंगे। केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन जो है 65 to 70% प्रोटीन होता है। इसके साथ साथ में लिपिड्स होते हैं 25 to 30%। आरएनए होता है 0.5% आरएनए भी होता है और डीएनए जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्म जो है मैट्रिक्स वाला पोर्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और यही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड्स, आरएनए, डीएनए के अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट में आयरन होता है। आयरन के साथ साथ सल्फर होता है, कॉपर भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करेंगे तो 70% से ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स के साथ साथ को एंजाइम्स भी, जो कि एंजाइम का एक असिस्टेंट होता है, एंजाइम के साथ साथ को एंजाइम्स भी ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं।
नाउ अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दूंगा और उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रा करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा कंसंट्रेट करना है। ये मान लो हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियल पोर कहते हैं। और ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट आता हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक इन्वेजिनेशंस होती है। और ये जो है हमारे पास, ये मैंने ड्रा किया, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। नाउ अगर हम बात करेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल पोर प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म का पीएच होगा, तो जो साइटोसोल का पीएच होगा, वही जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस है, यहाँ का पीएच भी होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे ऐसे करके ऑक्सीजोम्स लगे होते हैं। ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं, इन ऑक्सीजोम्स को हम F0 F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये ऑक्सीजोम्स जो है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो ऑक्सीजोम्स हैं, ये ऑक्सीजोम जो है, ये एनर्जी स्टोरेज का भी काम करते हैं, एनर्जी बनाते हैं यहाँ पे। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे राइबोसोम्स भी होते हैं और ये राइबोसोम्स बेसिकली 70S टाइप के होते हैं। साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए उन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्या क्या होता है इसमें। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट इज़ कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। तो मैंने बताया आपको, फर्स्ट इज नोन एज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड द सेकंड वन इज नोन एज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, और ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये लिपोप्रोटीन नेचर की होती है। अब देखो, दोनों मेम्ब्रेन जो है वो इनकी थिकनेस 60 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस होती है, यानी कि 0.6 नैनोमीटर की ये थिक होती है। उसके बाद द 2 मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय अ स्पेस। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है ना। और आउटर चैम्बर, और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का जो डायमीटर है वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉम होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, द स्पेस। अब देखिए, जो स्पेस यहाँ पे होता है, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इस स्पेस को फिल किया जाता है एक फ्लूइड से, और इस फ्लूइड की लो विस्कोसिटी होती है। लो विस्कोसिटी के साथ साथ इसकी डेंसिटी भी कम होती है। अब देखो, जो सेंट्रल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेंट्रल स्पेस है माइटोकॉन्ड्रिया का, उससे हम कहते हैं इनर चैम्बर, ठीक है ना। और ये जो इनर चैम्बर है, ये फिल्ड होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के साथ। और अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देता है, जिन्हें हम क्रिस्टे कहते हैं। यह मैंने बताया, इन क्रिस्टे को हम ऑक्सीजोम भी कहते हैं, ठीक है ना। नाउ द क्रिस्टे ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स। इस क्रिस्टे में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स को हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं, या हम इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलेंगे, या हम इन्हें F1 पार्टिकल्स बोलेंगे, या हम इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स बोलेंगे। अब देखो, जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स इज आल्सो प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन। ये पार्टिकल्स जो हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर स्टार्कलेस। ये स्टार्कलेस होते हैं, मतलब इनमें बेस नहीं होता है। द एलिमेंट्री ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज स्टार्क। जो इनर मेम्ब्रेन का एलिमेंट्री है वो स्टार्क है। हर स्टार्क का पार्टिकल जो है, उसमें एक बेस पीस होता है, एक स्टार्क होता है और एक हेड होता है। अगर मैं इसको ड्रा करूँ, तो ये बेस पीस है, ये यहाँ से ये बेस पीस है, स्टार्क है, और ये हेड है ना। बट दे कंसिस्ट, अच्छा, बट दे आर रेगुलर प्लेस आउट एट डिस्टेंस। अब देखो, इनका डिस्टेंस जो है वो 100 एंगस्ट्रॉम होता है। अब मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और राइबोसोम्स भी अपना होता है। उन राइबोसोम्स को हम माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ
ये मैंने विजुअल आपके सामने डायग्राम लाया है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर मैं बात करूंगा तो दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है दिस इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने कहा क्रिस्टे। अब यहाँ पे हर क्रिस्टे में क्या होता है, हर क्रिस्टे में कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं। और अगर हम ऑक्सीजोम्स की बात करेंगे, इस ऑक्सीजोम का बेस है, ये बेस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा है। उसके बाद इस बेस के साथ स्टाक होता है और हेड होता है। इस हेड वाले रीजन पे F0F1 नाम की एक प्रोटीन होती है, और ये F0F1 प्रोटीन जो है ये ATP बनाने में हेल्प करती है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा इसका अपना डीएनए होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और साथ साथ में इसमें अपने राइबोसोम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स। तो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले एनर्जी सप्लाई। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे हम एनर्जी प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इससे हम एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल कहते हैं। दे सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यानी कि ये एनर्जी रिच कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की सप्लाई करता है। एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये एटीपी क्या है, बेसिकली इट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी सप्लाई करता है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है ये 5 to 10% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो है ये इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इससे हम रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल क्या होता है कि मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है बहुत सारे फूड स्टेप्स की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है। ऑक्सीडेशन के टाइम पे फूड स्टेप जो है वो डीजेनरेट होता है, और डीजेनरेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिलीज होगा यहाँ पे। नाउ दिस एनर्जी, इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया यूज करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जब एटीपी बना, एज द माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड। अब देखो ये एनर्जी रिच कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टेप्स की ऑक्सीडेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, इनकी ऑक्सीडेशन होगी। जब इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो डीजेनरेट होता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो ये एनर्जी जो रिलीज हो गई इसको माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइज करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है ना। और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी रिच कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन है यॉक फॉर्मेशन। जब ओवम बनता है, ओवम की डेवलपमेंट होती है, तो यॉक फॉर्मेशन जो है ओवम की डेवलपमेंट के टाइम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा ये स्टोर भी करता है और रिलीज भी करता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव को, ठीक है ना। और जब कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ेगी तब ये रिलीज करेगा, जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब स्टोर करेगा। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दे एक्ट एज अ साइट ऑफ थर्मोजेनेसिस। ये थर्मोजेनेसिस की भी एक साइट को एक्ट करता है। इसके साथ साथ इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, या स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, या एटीपी मिल भी कह सकते हैं। एटीपी मिल या एटीपी फैक्ट्री भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटीपी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। नाउ इसके अलावा और क्या फंक्शन है, लिपिड सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, अच्छे से पढ़ा है। साथ साथ में ये एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड्स में भी इन्वॉल्व होता है। एटीपी को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल चलती है, ये हमने पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो ईटीसी चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्रैब साइकिल चलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो आप इससे लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।